जम्मू कश्मीर के केकला एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त फहीम भट्ट के तौर पर हुई है। फहीम कंडीपुरा बिजबिहाड़ा का साकिन था। वाज़ेह है कि हाल ही में ISJK में फहीम भट्ट शामिल हुआ था। फहीम पर ASI मोहम्मद अशरफ के कत्ल का इल्जाम भी है। सीधे रुख करेंगे अनंतनाग का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, एनकाउंटर के ताल्लुक से आपसे तफसीलात चाहेंगे। कहां पर यह एनकाउंटर हुआ और अभी की क्या कुछ तफसीलात? बिल्कुल हिना, ये अनंतनाग के मुजाफात पे गांव है खशरोई कलान, जिसको के कलान के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर ये एनकाउंटर रोनुमा हुआ था और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। ये फौज की एक राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की मुश्तरका कार्रवाई थी और एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था और जिसके बाद वहां पर मौजूद जो मिलिटेंट था उसने जो है फौज पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में ये मिलिटेंट मारा गया। और पुलिस ने दावा किया है कि ये मिलिटेंट जो है जो 22 दिसंबर को बिजबिहाड़ा में अटैक हुआ था ASI मोहम्मद अशरफ पर, तो उसके कत्ल में मुलव्वस है। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जो मिलिटेंट है कुछ दिन पहले ही सरगर्म हुआ था और कल ही जो है थाने में इसके लापता होने की जो है इसके घर वालों ने रिपोर्ट एक दर्ज कराई थी। और जिसके बाद ये बात सामने आई कि ये जो मिलिटेंट है जिसका नाम फहीम बताया जा रहा है, उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। तो ये मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ है, इस बात की तस्दीक हुई और कल शाम ही जो एनकाउंटर हुआ। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इसको सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन इस पेशकश को उसने ठुकरा दिया और जिसके बाद दोनों अतराफ से जो गोलीबारी थी उसमें इस मिलिटेंट को मार गिराया गया। और ये बात भी हिना काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता जो 24 घंटे हैं, 24 घंटों में साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो साउथ कश्मीर में जो है 3 एनकाउंटर हुए, बैक टू बैक एनकाउंटर्स, और उसमें जो है कुल मिलाकर 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और इस तनाजुर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या फिर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो वो इन एनकाउंटर्स को एक अहम जो कामयाबी है करार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, जानकारी के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रात में कोरोना वायरस से मुत्तल्लिक़ खिताब में कई बड़े ऐलानात किए। PM ने 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया। बच्चों को 3 जनवरी यानी नए साल की आमद से टीके लगने शुरू हो जाएंगे। माहिरीन का मानना है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि वो अपनी तालीम को बरकरार रख सकेंगे। इसके अलावा PM ने देखभाल और फ्रंटलाइन वर्करों के साथ साथ बुजुर्गों के लिए एहतियाती खुराक का भी ऐलान किया। 10 जनवरी से हेल्थ वर्करों को एहतियाती डोज लगनी शुरू हो जाएगी। PM ने इस मौके पर कहा कि हमें कोरोना को लेकर लापरवाही हरगिज नहीं बरतनी है, मुहतात रहने की जरूरत है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम किया है। और कांग्रेस लीडर और केरल के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी PM मोदी के जरिए किए गए बूस्टर डोज के ऐलान को सही कदम करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मरकजी हुकूमत ने बूस्टर डोज की मेरी तजवीज को कबूल कर लिया है। ये एक दुरुस्त कदम है। हिफाजती टीकों और बूस्टर्स को मुल्क के अवाम तक पहुंचना जरूरी है। वाज़ेह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरात के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की रात फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्करों के लिए बूस्टर डोज का ऐलान किया था। इसके साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के संगीन बीमारी में मुब्तला बुजुर्ग अफराद को भी डॉक्टरों के मशवरे पर एहतियाती खुराक देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी विनीत झा। विनीत, कल जिस तरह से PM ने ऐलानात किए हैं, खास तौर पर बूस्टर डोज को लेकर, बच्चों को लेकर और बुजुर्गों को लेकर, बेहद अच्छा कदम इसको माना जा रहा है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बूस्टर डोज को लेकर के या हम जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शब्द का प्रयोग किया प्रिवेंटिव डोज को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, एक बड़ी बात यहां पर यह है। हम साफ तौर पर यहां पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से एक आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो फरवरी के मिड में एक एक्सपर्ट का जो ग्रुप है उनका यह कहना है कि फरवरी के मिड में ओमिक्रॉन वायरस जो है उसका प्रकोप जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। तो ऐसे में इस तरह का जो फैसला लिया गया
है और हम देख सकते हैं कि न सिर्फ बुजुर्गों को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी इस तरह के डोज देने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि जो 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो एक ऐसा एज होता है, या तो वो फिर स्कूल से पास आउट होते हैं और कॉलेज में जाने की तैयारी में रहते हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें इस तरह की डोज जो है वो दी जा रही है। तो एक बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि न सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सीनियर सिटीजन को जिनको कोमॉर्बिडिटी है, इसके साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन्हें इस तरह की डोज देने की बात आ रही है। एक और बड़ी बात जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से जेडिला ने जो डीएनए में वैक्सीन में बनाने की बात की है कि जो वायरस है उस पर उसके प्रोटीन पर, उसके स्पाइक्स पर अटैक करेगा, तो जिस तरह से विश्व में यह पहली बार में ऐसा हुआ है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत ने हासिल की है। इसके साथ ही साथ जब हमने अब देखा कि एक यह भी बात आ रही थी कि अगर हम बूस्टर डोज लगाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे पहले हमने अपने जो मौजूदा लोग हैं उन्हें वो डोज दे दिया है, तो हम ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 61% ऐसे लोग हैं देश में जो एलिजिबल लोग हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुका है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। इसके साथ ही साथ देश में 1 करोड़ 141 करोड़ में जो वैक्सीन का डोज जो है वो लग चुका है, तो काफी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट में कर दिया गया है। कम से कम सिंगल डोज जो है वो भी बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दिया गया है, और इसके बाद ही हम देखते हैं कि बूस्टर डोज में की जो बात है वो यहाँ पर आ रही है। तो साफ तौर पर सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो कोशिश है कि सभी को पहली प्राथमिकता यह दी गई कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को या फिर पुलिसकर्मियों को इस तरह की डोज दिए गए। उसके बाद हमने देखा सीनियर सिटीजन को दिया गया, उसके बाद फिर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दिया गया। जब हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं डोज की, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बच्चों को लेकर खास कंसर्न दिखाई जा रही थी, और ये भी हम देख रहे थे कि 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए ये डोज देने की बात की गई है। एक तो ये कि यहां पर भी बच्चों की उम्र को लेकर खासा ध्यान रखा गया है। दूसरी बात यह कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, कंसर्न नजर आ रहे थे। थर्ड वेव की जब भी बात आ रही थी, बच्चों की बात आ रही थी, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की खबर। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये उनके लिए राहत की खबर तो निश्चित तौर पे ही है कि उन्हें वैक्सीनेट करवा दिया जाएगा, वैक्सीनेशन उनका हो जाएगा, बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उनकी शिक्षा से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसमें रुकावट न हो, इसके लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो साफ तौर पर इस फैसले से न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है, और इस फैसले को लेते हुए समय न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है बल्कि उनके भविष्य को भी ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल विनीत, और इस ताल्लुक से लगातार जो भी रद्द-ए-अमल रिएक्शंस रहेंगे उनसे भी हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। मरकजी वज़ारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 422 मामलात अब तक दर्ज किए गए हैं। मरकज की ज़ेर इंतजाम समेत कुल 17 रियासतों में ये तादाद रिकॉर्ड की गई है। ओमिक्रॉन से लड़कर 130 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मुख्तलिफ एहतियाती इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। कई रियासतों में रात के कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। उसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल आवरी के लिए अवाम से भी लगातार अपील की जा रही है। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना के 6,987 नए मामला दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 162 कोरोना मरीजों की मौत की खबर है, जबकि 7,091 लोग सेहतयाब हुए। मुल्क भर में फिलहाल 76,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कुल 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मरकज और रियासती हुकूमतों के अलावा तिब्बी माहिरीन ने मास्क और समाजी फासला व दीगर एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की अवाम से अपील की है।
ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए असरात के पेश नजर यूपी हुकूमत ने भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। इंतहाई नागुज़ेर हालात में आवाम को बाहर निकलने की इजाजत है। यूपी हुकूमत की जानिब से नाइट कर्फ्यू के अहकामात के बाद पुलिस अमला सड़कों पर मुतहर्रिक हो गया है ताकि रात के औकात में बाहर निकलने से आवाम को रोका जा सके। यूपी में फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने कानपुर के हालात का जायजा लिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश में जिस तरह से नाइट कर्फ्यू का कई राज्यों में ऐलान हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू आज से शुरू हुआ है। जिस तरह से देख सकते हैं पुलिस तैनात कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए आने वाले लोगों से और जाने वाले लोगों से पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस काम से निकले। इसमें नाइट कर्फ्यू का लोगों को मास्क के लिए भी अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाकर निकलें और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। पीएम नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। मन की बात की 84वीं किस्त नश्र होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुताल्लिक बात कर सकते हैं। साथ ही नए वेरिएंट की वजह से मुल्क भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी वज़ीर-ए-आज़म बात करेंगे। आपको बताएं कि 2021 के मन की बात का ये आखिरी एडिशन होगा। वैक्सीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद सियासी रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हवाले से किसी भी तबसरे से इनकार किया। ताहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना जरूर बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पास चुनाव के लिए वक्त है, मगर पार्लियामेंट को उन्होंने वक्त नहीं दिया। कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किस ढंग से वो लोगों के सामने पेश आते हैं और वो लोगों को किस तरीके से अपने अचीवमेंट को बताना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब चुनाव है, हर दिन टीवी पे आ रहे हैं, लेकिन एक दिन पार्लियामेंट को नहीं आए। यूपी में 10-12 दिन उन्होंने अपना समय दिया चुनाव के लिए, लेकिन पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में उन्होंने नहीं दिया। और हालांकि जब राज्यसभा में लॉकडाउन था, उस वक्त कम से कम वो आकर सुलझा सकते थे। तो ये चीज़ें जो है लोगों को बताने के लिए ये रूटीन वर्क्स हो गया अब तो, क्योंकि कोविड सेकेंड वेव आया, अब थर्ड वेव में फिर इसको, ये दुनिया में हर जगह चल रहा है और हर दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स काम करते ही हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग है। प्रचार के लिए ज़्यादा काम। यूपी में असेंबली इंतखाबात 2022 की तैयारियां उरूज पर हैं। तमाम ही सियासी पार्टियां अपना पूरा दमखम यहां लगा रही हैं। इसी ज़िम्न में आज वज़ीर दाखिला अमित शाह कासगंज जाएंगे, जहां वो जन विश्वास यात्रा के लिए कासगंज पहुंचेंगे। तकरीबन 12 बजे अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली की फिजा में कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से फिजाई आलूदगी को कम करने और आवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़रूरत की बिना पर बाहर निकलने वाले अफराद से मास्क पहनने के अलावा दीगर एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की लगातार अपील की जा रही है। सौ मीटर के बाद कुछ दिख नहीं रहा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हैवी पॉल्यूशन अभी है। और इंडेक्स भी जो है वो देखा जाए तो काफ़ी पुअर। रिसेंटली देखा गया था कि थोड़ा ठीक हुआ था, बट लॉकडाउन की वजह से में भी शायद ठीक हुआ होगा, जहाँ पर जो व्हीकल वगैरह है वो कम ट्रैवल हो रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद देखा गया कि जो पॉल्यूशन का एकदम से जो स्तर था, जो लेवल था, वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और मे बी कोविड के सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सर रीज़न तो ये है, एक्चुअली पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, एरिया कम है दिल्ली का। के पास आजकल कार है, बाइक्स हैं, और ट्रैवल करने के लिए कार बाइक ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं।
इन कंपैरिजन टू साइकिलिंग। बिहार में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुंगेर में पुलिस ने छापेमारी कर 3 भट्टियां तबाह कर दी। 800 किलो शराब बनाने के लिए तैयार महुआ को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने शराब बनाने के कई सामान को भी तबाह कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान शराब माफिया फरार हो गए। पुलिस कबायली और जंगलाती इलाके में शराब माफियाओं के खिलाफ मुसलसल छापेमारी मुहिम चला रही है। शराबबंदी के बाद बांका जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग काफी सतर्क है, लेकिन बांका जिला झारखंड जिला से सटे हुए 3 जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। इसको लेकर बांका में शराब की तस्करी बांका के रास्ते से जोरदार तरीके से होता है। वहीं तस्करों पर नकेल कसने के लिए बांका उत्पाद विभाग और यहाँ की पुलिस काफ़ी मुस्तैद रहती है, जिसका परिणाम है कि आए दिन यहाँ पर भारी मात्रा में शराब की जब्ती होती है और तस्करों की गिरफ्तारी होती है। पिछले दिनों पटना से आई टीम और बांका पुलिस की निगरानी में 2 ट्रक शराब पकड़ा गया था, जो कि पंजाब नंबर की थी, और उसके साथ अन्य जगहों पर पकड़ा गया था। और पिछले 2 दिनों के अंदर में यहाँ पर समाहर्ता के आदेश पर यहाँ पर शराब का भी निष्क्रियकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उत्पाद विभाग के कार्यालय के पास शराब का भी निष्क्रियकरण किया जा रहा है। शराब का ढेर लगा हुआ है और मानो शराब की नदियाँ बह चुकी है। 2 दिनों के अंदर में 1 करोड़ से ऊपर रुपए का शराब का भी निष्क्रियकरण किया गया है। हमारे साथ उत्पाद अधीक्षक हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये कैसा शराब था, कब पकड़ा गया था और कितने का था, बताया जाए सर। यह बांका थाना के द्वारा जो 993 और 994 कांड संख्या के तहत जो 2 ट्रक बरामद किया गया था, वो शराब अभी समाहर्ता के आदेश पर हम लोग विनष्ट कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने करीब 7,200 लीटर विनष्ट किया और आज हम लोगों ने 5,300 लीटर कुल 12,500 लीटर शराब जो है इन 2 दिनों में विनष्ट की गई है। लगभग 1 करोड़ रुपए की शराब है। उत्पाद अधीक्षक की बात माने तो इनका साफ कहना है कि तस्करों की यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर जब भी चलेगी तो जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की चलेगी। यही कारण है कि शराब तस्कर बांका जिले के रास्ता का उपयोग करने के दौरान पकड़े जाते हैं और सब समय यहाँ पर विनष्टीकरण भी किया जा रहा है। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। सेंट्रल अफ्रीका के मुल्क रिपब्लिक ऑफ कांगो में खुदकुश बम हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 सरकारी ओहदेदार भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मशरक़ी शहर बेनी में खुदकुश बमबरदार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मकामी गवर्नर के तर्जुमान के मुताबिक लोगों से भरे एक बार में मुश्तबा शख्स को दाखिल होने से जब रोका गया, उसके बाद उसने बार के बाबुल दाखिला पर धमाका कर दिया। मकामी जांच एजेंसियां मुख्तलिफ जावियों से इसकी तफ्तीश कर रही हैं। खेल की दुनिया से खबर। इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। ये सीरीज टीम इंडिया के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि इंडिया ने आज तक जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीतकर जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर तारीख रकम करना चाहेगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन कर रहे हैं जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका टीका टीका